सभी को मेरा नमस्कार। 7th क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं बुनेश कुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है रेशों से वस्त्र तक। पिछले वीडियो में हमने रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। इस कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। ये हम जानते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर यानी रेशम के जो धागे होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके बारे में और आगे देखते हैं कि रेशम के कीड़े पालन कैसे होगा, उससे कोकून से फाइबर कैसे प्राप्त होता है। तो रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करते हैं हम। क्या कहना चाहता है ये कि कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, यानी इनकी जो मादा होती है रेशम कीट की वो एक साथ में सैकड़ों अंडे उत्पन्न करती है, जैसा कि चित्र के अंदर हमको दिखाया हुआ है। ये देखो चित्र आपके सामने है, ये रहे इसके सैकड़ों अंडे एक साथ के अंदर ये मादा बहुत सारे अंडे देती है। उसके बाद में इन अंडों को क्या किया जाता है, बाद में अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो जैसे ये मादा अंडे देती है, इन अंडों को कागज पर या फिर किसी कपड़े की पट्टियाँ बनाकर काट कर उन पर इन अंडों को रखकर जो भी रेशम कीट के जो पालक होते हैं उन पालकों को ये बेच दिया जाता है। ये जो पालक है, किसान है, अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। तो ये जो पालक है, किसान है, जो कि रेशम कीट का पालन करेंगे, ये इन अंडों को स्वास्थ्यकर स्थिति यानी ऐसी स्थिति में रखते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया हो, तापमान उचित रहे, उचित मात्रा में वहाँ की नमी बनी रहे, यानी जो कुछ भी उचित सुविधाएं होती हैं उनकी अंडे के लिए वो सारी की सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती हैं। उसके बाद में अंडों को उपयुक्त ताप पर तब गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। फिर ये अंडों को उचित तापमान दिया जाता है कि जितना ज़्यादा अंडा गर्म होगा, उचित तापमान मिलेगा, उसमें से लार्वा उतनी जल्दी निकलता है। तो उचित तापमान जब मिलता है तो उसमें से अंडे में से जो लार्वा होते हैं वो लार्वा बाहर निकल आते हैं। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। अब कि ये जो अंडे होते हैं वो शहतूत के पत्ते पर पाए जाते हैं। तो जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है तब यह क्रिया की जाती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं। तो इन शहतूत की पत्तियों को ये जो रेशम कीट के जो लार्वा होते हैं जिन्हें कैटरपिलर या रेशम कीट कहते हैं, ये दिन रात इन पत्तियों को खाते रहते हैं। खाने से क्या होगा, और अपने साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, लार्वा तो शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो खा के ये अपने साइज़ बड़ा कर लेते हैं। फिर इन्हें शहतूत की जो ताज़ी कटी पत्तियाँ होती है इन्हीं के साथ में बांस की स्वच्छ ट्रे में इन लार्वा को रख दिया जाता है पत्तियों के साथ में। फिर क्या होता है, 20 से 25 दिनों के बाद क्या होगा, इसके अंदर 20 से 25 दिनों के बाद में
कैटरपिलर जो होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। तो अपन ने पहले भी देखा था कि दिन रात ये खाते रहते हैं, 20 से 25 दिन तक ये लगातार खाते रहते हैं। फिर इनको बांस की जो पट्टियाँ होती हैं, बांस छोटे छोटे बांस की जो होते हैं उस ट्रे के अंदर डाल दिया जाता है। तो कैटरपिलर खाना बंद करके फिर अपने कोकून बनाने के लिए ये उस बांस के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कक्ष होते हैं, उनके अंदर ये चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून उसके जुड़ जाए। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो हमने पहले भी देखा था कि ये कोकून कैसे बनता है। इसका जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का केमिकल छोड़ता है, रासायनिक पदार्थ छोड़ता है, जो कि हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है और अपने चारों तरफ ये लपेट जाता है और पूरे उस कोकून के अंदर वो प्यूपा अवस्था के अंदर जो लार्वा होता है वो उपस्थित होता है। तो ये लार्वा बन जाएगा। लार्वा ये जो प्यूपा बन जाता है, प्यूपा बनने के बाद में इस रेशम का संसाधन किया जाता है। वो कैसे करे कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इस कोकून उनको एकत्रित कर लिए जाते हैं, एक ढेरी बना लिया जाता है। फिर रेशम का फाइबर बनाने के लिए इन ढेरियों का यूज किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है। तो अंदर अंदर जो प्यूपा होता है वो भी बड़ा होता रहता है। जैसे ही कीट जो होता है वयस्क बन जाता है तो उससे पहले ही इन कोकूनों को धूप में रख दिया जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में इनको रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। तो भाप में इसलिए रखा जाता है, इसको पानी में इसलिए उबाला जाता है या धूप में इसलिए रखते हैं ताकि अंदर जो प्यूपा जो कि वयस्क कीट के अंदर परिवर्तित हो रहा है वो अंदर मर जाए। अगर ये वयस्क बन जाए तो वयस्क बनने के बाद में धागे को काट कर खुद ही बाहर आ जाता है। तो ये रेशम किसी काम का नहीं रहता है। तो रेशम को वयस्क होने से पहले ही अंदर ही मार दिया जाता है ताकि वयस्क नहीं हो सके, उस धागे को काट नहीं सके। फिर क्या जाता है, इस प्रक्रिया में फाइबर को अलग कर लिया। फिर रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकाल के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। फिर इन कोकून में से धागा निकाल लिया जाता है। फिर इस धागे से जो रेशा निकलता है इसको धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग जो होती है वो विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। तो ये जो रीलिंग की जो प्रक्रिया होती है ये विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा किया जाता है और ये मशीन क्या करती है, इन कोकूनों में से इस फाइबर या रेशम को अलग कर लेती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम की इन्हीं धागों से वस्त्र बुनने जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, इन्हीं फाइबर से फिर फाइबरों को कताई की जाती है। कताई के बाद में इसे धागा बनाया जाता है रेशम का। फिर जो बुनकर होते हैं इन्हीं रेशम के धागों से वस्त्रों का निर्माण करते हैं और यही रेशम मार्केट के अंदर आते हैं और हम इनका यूज करते हैं। अब बात आती है कि रेशम की खोज कैसे हुई थी। बड़ी विचित्र कहानी है, वो देखते हैं क्या कहानी कहती है, कैसे इसकी खोज हुई थी। रेशम की खोज का यथार्थ संभवतः अज्ञात है। अभी भी रेशम के बारे में जो ठोस प्रमाण है कि खोज ऐसे ही हुई थी, इसकी कोई ठोस प्रमाण अभी तक उपस्थित नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है उस प्राचीन कहानियों के अंतर्गत कि एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, प्राचीन जो चीनी लोग जो कहते थे कहानी के रूप में, ऐसा माना जाता है कि अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग जी से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता निकालने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि चीन के जो सम्राट थे, सम्राट हुआंग टी, इन्होंने अपनी जो रानी थी रानी को बोला था कि ये अपने बगीचे के अंदर जो ये शहतूत के वृक्ष हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी जो पत्तियां खराब कैसे हो रही है, इसके के खराब होने का कारण पता करें। तो सम्राज्ञी जो रानी थी इन्हें पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। तो रानी ने क्या देखा कि जो शहतूत की जो पत्तियां हैं उनको कुछ सफ़ेद रंग के जो छोटे छोटे कृमि होते हैं वो उसको खा रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि कृमि अपने ईंट की चमकदार कोकून बुन लेते थे।
फिर रानी ने यह भी देखा कि ये जो सफ़ेद रंग के कृमि हैं वो शहतूत के पत्ते खा रहे थे। ये अपने चारों तरफ एक सफ़ेद रंग का कोकून बना रहे थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। तो इस प्रकार कोई कोइंसिडेंस हुआ, अचानक से संयोग से जो एक कोकून था वो उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। जैसे ही ये कोकून उस चाय के प्याले में गिरा तो चाय का प्याला गर्म था। गिरते ही उस कोकून में से जो धागा था, नाजुक धागा, सॉफ्ट धागा, वो क्या हुआ, उससे अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया था। तो चीन की एक प्राचीन शुरू से एक आदत रही है कि वो अपने वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो दुनिया को बताते नहीं, छुपा के रखते हैं। तो ये जो रेशम का उद्योग जो चीन में प्रारंभ हुआ था, सैकड़ों सालों तक चीन के बाहर किसी को भी पता नहीं लगा। और ये जो काम होता था रेशम कीट से धागा बनाने का, उनसे वस्त्र बनाने का, बहुत ज़्यादा गुप्त रखा जाता था। तो चीन के अंदर ये गुप्त रूप से पहरेदारी के अंदर ये काम होता था। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। लेकिन बाद में फिर दुनिया के अंदर इस बात का पता लग गया कि रेशम कीट से रेशम बनता है और उनसे अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जिस मार्ग से यात्रियों ने, व्यापारियों ने रेशम की अन्य देशों से यात्रा की थी उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है देशों से वस्त्र तक आज एक कंप्लीट होता है। इसी को आप रिवीजन करें, अच्छी तरह से याद करें और इनमें जो पीछे क्वेश्चन आंसर आए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं निकालने का प्रयास करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत शुरू करेंगे। लास्ट में जाते आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को देखने बाद में लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।